हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल का एक और क्वेश्चन। आज का टॉपिक है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के दोहरे शासन प्रबंधों के माध्यम से कंपनी के संबंध में प्रशासनिक त्रुटियों को दूर करना चाहा। आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था, क्या कारण थे कि ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। चलो आंसर देखते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम की अगली कड़ी था। साथ ही इससे रेगुलेटिंग एक्ट से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग अधिनियम आया था उसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। इसका एक और कारण था 1783 की पेरिस की संधि। जो ब्रिटेन का साम्राज्य था अमेरिका, ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य को खो दिया था। अब ये देखते हुए कि उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका को खो दिया है, तो उन्होंने भारत को अपना साम्राज्य बनाना चाहा। एक ये कारण था। नेक्स्ट लाइन। प्रथम, यद्यपि रेगुलेटिंग अधिनियम ने पहली बार कंपनी के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप स्थापित किया, किंतु पिट्स इंडिया एक्ट ने दोहरे नियंत्रण के माध्यम से कंपनी के मामलों में संसद के निरीक्षण को और बढ़ा दिया। इसमें कहना चाह रहा है कि जब रेगुलेटिंग अधिनियम लाया गया था तो उसमें यह था कि ब्रिटिश संसद ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसने दोहरे नियंत्रण के माध्यम से कंपनी मामलों में निरीक्षण को और बढ़ा दिया। लेकिन जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था उसने दोहरे नियंत्रण के माध्यम से, जैसे दोहरा नियंत्रण था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये 6 सदस्यीय परिषद थी जो ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व करती थी। इन्होंने दोहरे नियंत्रण के माध्यम से कंपनी में और निरीक्षण को बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यह ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व करती थी। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी प्रशासन में भूमिका आरंभ हो गई। इसमें वही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट लाइन। दूसरा, इस एक्ट के माध्यम से मद्रास और बम्बई के मामलों में बंगाल के नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि जो बंगाल था वो हेड बन गया था और उसके अंडर ही मद्रास और बम्बई आ गए थे कि उनको भी जो ऑर्डर्स वगैरह देने वो बंगाल ही कंट्रोल कर रहा था, बंगाल ही नियंत्रण कर रहा था। तीसरा, गवर्नर जनरल के नियंत्रण को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसमें कहा जा रहा है कि जो गवर्नर जनरल था उसको ही हेड बना दिया गया था, वही सब कुछ नियंत्रण कर रहा था। किंतु गौर से देखने पर इस अधिनियम की सीमा भी स्पष्ट हो जाती है। प्रथम, उत्तम संचार व्यवस्था के अभाव में भारत में कंपनी के मामलों में ब्रिटिश संसद की पकड़ मजबूत नहीं हो सकी। इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो उस समय ना तो टेलीफोन्स हुआ करते थे और ब्रिटेन भी काफ़ी दूर था इंडिया से, कि वहाँ से यहाँ पे आना बहुत मुश्किल था और आने में समय भी बहुत लगता था, जिससे उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई। ब्रिटिश संसद को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने में। नेक्स्ट लाइन। दूसरा, दोहरे शासन प्रबंध का फ़ायदा बंगाल के महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरलों ने उठाया तथा वे अपने दोनों स्वामी का एक दूसरे के विरुद्ध उपयोग करते रहे और फिर अंत में गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के विवाद को यह एक्ट समाप्त करने में सफलता नहीं पाई। इसमें कहा जा रहा है कि जो दोहरा नियंत्रण था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इससे ना गवर्नर जनरल के जो अधिकार थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो वो हर जगह अपनी ही चलाने लगे।
नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार हम देखते हैं कि पेट्स इंडिया एक्ट भी अपने तमाम प्रयासों के बावजूद भी रेगुलेटिंग एक्ट से उत्पन्न प्रशासनिक समस्याओं को हल नहीं दे सका। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप आपको सबको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। आज के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।